ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। क्या बिहार में वोटर लिस्ट का झगड़ा देश में बन गया है सबसे तगड़ा मुद्दा? ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार तक पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले 10 दिनों से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। हर वोटर तक नया फॉर्म पहुंचाया जा चुका है और 20% से ज्यादा लोगों ने अपना फॉर्म भी जमा करा दिया है। लेकिन यह मुद्दा अब कानूनी लड़ाई की ओर आगे बढ़ गया है। आज वेरिफिकेशन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। इस बीच इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है। उधर चुनाव आयोग की दलील है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि पहले हर राजनीतिक दल मतदाता सूची को लेकर अपना असंतोष जता चुका है, इसीलिए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी था जो इस वक्त किया जा रहा है। कानूनी लड़ाई के बीच इंडिया गठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पटना में मौजूद रहेंगे। आज की बहस में पूछेंगे चुनाव आयोग बनाम विपक्ष किसका सही है पक्ष? वोटर लिस्ट में सुधार या छिनेगा अधिकार? सवाल यह भी है कि फर्जी वोटर पर पाबंदी या असली की वोट बंदी, और सवाल यह भी कि क्या वोट कटने के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले किस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं वो देखिए। हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया है, वहाँ भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। ये संविधान विरोधी लोग हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले हैं। तो लग रहा है कि अगला चुनाव हम नहीं जीतेंगे तो अपना बहाना हार का ढूंढ रहे हैं, और ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं हार का। हमने सीसी साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते? भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट दो। बुलेट के सहारे वर्षों बरस तक चुनाव लड़ने वाले लोग बैलेट पर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। ये हार का हाहाकार है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के सारे पे काम नहीं करना चाहिए। जो आशंका, जो सोचती है कि उनका वोटर के साथ भेदभाव होगा, इस समय जब बाढ़ होगी और अचानक चुनाव सामने आ गया, कौन अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढेगा? चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन होता ही है, ये प्रक्रिया है। मनोज झा या महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट गए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? राजद के लोग, कांग्रेस के लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं आपका वोट काट दिया जाएगा। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। भाई हम लोग इसके विरोध में हैं कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? एनडीए के लोग ये मान ले कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो वोटर लिस्ट था वो वोटर लिस्ट गलत था, उसमें घुसपैठिए भी थे। तो वोटर लिस्ट का झगड़ा मुद्दा बनेगा तगड़ा, इसी विषय को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देते हैं। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं नीरज कुमार जी, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के। जयंत जिज्ञासु जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, जुड़ चुके हैं। ओपी रावत जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन नीरज कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हुए 2024 के वोटर से अब 1 साल के बाद 2025 में उनसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इसको लेकर विपक्षी दल हमलावर हैं, ये कहते हुए एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को फायदा पहुंचाने की साजिश कर रहा है चुनाव आयोग। क्या है जवाब इस पर? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने यह आरोप लगाया था
कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन है और अपात्र मतदाता जिसको की एबिलिटी नहीं है वोटर बनने का, इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब सुधार हो रहा है तो इसको साजिश कह रहे हैं। तो उस समय जो 2024 के परिणाम आने के बाद जो आपने शिकायत की थी और उस दौर में जो शिकायत की थी वो क्या वो शिकायत गलत था, यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, जो मीडिया से जानकारी है, मैं उसका अपडेट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, जो पुराने पहले भी जब बिहार में ये हुआ था तो उस समय 2003 का सत्यापन भी 31 दिनों में हुआ था। मूल सवाल चित्रा जी यह है कि बूथ लेवल एजेंट, क्या हम जनता दल यू के हैं, क्या कोई भी राजनीतिक दल के हों, क्या आप बूथ लेवल एजेंट हम 100% बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, हमको नहीं जवाब देना है। लेकिन ठीकरा चुनाव आयोग के मत्थे मत फोड़िए। बूथ लेवल एजेंट राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है, तो राजनीतिक दल ने नहीं बनाया, यह अब तक यह प्रतिवेदन स्पष्ट है। अरे विपक्षी दल के नेता आप तो आंदोलन करने जा रहे हैं 9 तारीख को, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी इससे और ज्यादा। नीरज जी, आंदोलन करे तो डोमिसाइल का भी पालन करेंगे ना। बड़ा डोमिसाइल बोल रहे हैं, सुना है राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं जी, कि डोमिसाइल का नहीं उल्लंघन है। राज्यसभा ले आइए हरियाणा से तो डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं, राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो डोमिसाइल का उल्लंघन नहीं। मेरा कहना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने यह आरोप लगाया था कि डुप्लीकेशन हुआ है, फर्जी नाम आया है, ठीक है, अपने और मतदाता की शिकायत की थी, तो वह अगर आरोप गलत था उसमें सुधार हो रहा है। तो लेकिन विरोधी दलों के जहन में जो सवाल है उसको एड्रेस करना चुनाव आयोग का काम है। नीरज जी, मैं आऊंगी आपके पास, जैन जिज्ञासु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। अब सुधांशु जी, सीधा सा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की ये पूरी की पूरी साजिश है और चुनाव आयोग आप ही लोगों के इशारे पर काम कर रहा है, इसको तत्काल वापस लिया जाए, ये भी कहा है तेजस्वी यादव ने। सुधांशु जी, देखिए, इसके दो आधार हैं। एक तो तकनीकी जो नीरज जी ने बताया, भाई इनके हर बूथ पे कैंडिडेट होते हैं ना, चुनावी एजेंट। 1 लाख बूथ थे महाराष्ट्र में जी, तो आपके सारे 1 लाख के 1 लाख जो बूथ एजेंट थे उन्होंने आंख मूंद के फॉर्म 17 पे साइन किए। मतलब उनको नहीं दिखी कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और गलत वोटिंग हो रही है। इसे कहते हैं चुनावी व्यवस्था का मजाक बनाना। 1 लाख से अधिक बूथ और उसके बाद 6 महीने के बाद अचानक सो के जागे और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह तो एक टेक्निकल पॉइंट है जिसपे चुनाव आयोग जवाब दे रहा, पर हम यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं तो मैं राजनीतिक बात कहना चाहता हूं। चित्रा जी, ये मानसिकता वही है जो हमने अभी आपातकाल की 50वीं बरसी मनाई है। जो इंदिरा जी के समय में आपातकाल में मानसिकता थी कांग्रेस की, वही मानसिकता आज है। वो क्या थी? उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया तो उन्होंने कहा, संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया और उन्होंने कहा मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगा कि संविधान को कितना मानना है। आज वही आरजेडी और कांग्रेस की मानसिकता है 50 साल बाद। चूंकि विपक्ष में है तो जब सत्ता में थे तो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार था, आज विपक्ष में है तो प्रहार नहीं कर सकते तो प्रचार के माध्यम से प्रहार कर रहे हैं। आज भी वही मानसिकता है, मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगा कि मुझे संवैधानिक संस्थाओं को कितना मान्यता देनी है। बस सिंपल सी बात है। अन्यथा ये बात का है ना, चुनाव आयोग की ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है एसआईआर की, बीजेपी को इससे डर नहीं लग रहा है, विपक्षी दलों को ज्यादा। अब अगर वोट कटेंगे तो वो तो हर पार्टी के कटेंगे, अगर अवैध वोट होंगे जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि अवैध वोट को हटाने की ये कोशिश है, तो वो तो हर दल के होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर वो लोग कुछ दल को देते हो। तो बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है, बिल्कुल भरोसे के साथ, इसी वजह से वो लोग शक की निगाह से आप लोगों को देख रहे हैं। सुधांशु जी, नहीं, यहां में हमारा राजनीतिक दल के रूप में कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से हो रही है। अन्यथा आज तक मैं बात कहना चाहता हूं, इनके झूठ लगातार पकड़े गए हैं। जिन जिन मुद्दों को इन्होंने ऊपर उठाया, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने चुनावी प्रक्रिया की बात कही, महाराष्ट्र में कितने लोग कोर्ट गए, कितने लोगों ने चुनाव आयोग के पे अर्जी दाखिल की। जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो मिलने गए, नहीं गए। ईवीएम में कहा यह गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने कहा हैकाथन आयोजित किया, आइए साहब हैक करके दिखा दीजिए, नहीं गए।
हल्ला मचाने की शुरुआत करना। महत्व तो इसका नहीं है चित्रा जी कि भाजपा कॉन्फिडेंट है, महत्व इस बात का है कि इनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। ऑन द लाइटर नोट में कहूं, लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए को ताम्र जो बर्तन था उससे जल देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, मतलब जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है जिससे, कोई बात नहीं। तो उन्हें शायद इस बात का अंदेशा होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुहर्रम ही होना है, ईद नहीं होनी है, इसलिए वो मुहर्रमी वातावरण का आधार अभी से बनाने के लिए वो लोग लग गए। ठीक है, इस पर मैं आरजेडी के प्रवक्ता से जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो, लेकिन पूरा ऐसे माहौल एनआरसी सीए की तरह बना के रख देना है कि नहीं, इससे तो गरीबों का वोट काट दिया जाएगा और बीजेपी पूरे फायदे में ले जाएगी, जैसे कि अभी से तय हो गया कि क्या रिजल्ट आना है। आलोक शर्मा जी। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? नहीं, मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं। लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसीलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज में अगर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मुद्दे पर आते हैं। नहीं, ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब समझ आ गया ना कि भाई विपक्ष को ऐसा लग रहा है या आप कह रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर पिछले कुछ वर्षों का इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट आप देखेंगे तो पूरी तरह से इस तरह का कंडक्ट है कि वो विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं। कर्नाटक चुनाव की डिक्लेयर के कब होंगे वो बीजेपी के नेता कर देते हैं, उसी पर चुनाव आयोग जो है वो अपनी डेट फिक्स कर देता है। विपक्ष 1 साल सवा साल तक समय मांगता है, विपक्ष के सांसद, विपक्ष भी नहीं, उन सांसदों को समय नहीं मिलता है। लेकिन गलत विपक्ष ही होगा। 2019 के लोकसभा के चुनाव के कई महीने बाद तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जितने वोट पड़े टोटल, उनका मिलान जो है पूरा जो होना चाहिए वो मिलान नहीं था। महाराष्ट्र की हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए और सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हालत ये है कि वो देने की बजाय बिहार में एक और नया तांडव शुरू कर दिया कि विपक्ष भी और पूरे देश का भी महाराष्ट्र से ध्यान भटके और बिहार पे आ जाओ। अब मोदी जी जो करते हैं, मोदी जी का भी वही मोडस ऑपरेंडी है, भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम नहीं देंगे। अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से ये तय हुआ, सिद्ध हुआ कि उसने लोकतंत्र का चीरहरण किया और सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन आज भी बना हुआ है अपने पद पे, वो भी बना हुआ है। सजा मिलने की तो बात बहुत दूर की बात है, लेकिन विपक्ष बड़ा खराब है। अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया सवाल के पूछना कान बड़े नहीं है। गड़बड़ हो गए सर, आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए मेरा काम। आप कहां से कहां? आलोक शर्मा जी, नहीं, एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर, गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। आलोक शर्मा जी, बिहार पर इस वजह से डिबेट हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार के बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं। अब आरजेडी के नेता सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछें और आलोक शर्मा जो कांग्रेस उनके सहयोगी हैं उनको लगे कि बिहार पे क्यों सवाल पूछा जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना आलोक जी। और कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना होगा। चुनाव आयोग अभी लेकर आया है ना लिस्ट, 2020 के आंकड़े देख लीजिए सर। 70 सीटों पर लड़कर नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। 70 सीटों पर लेकर जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, मस्करी वो करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं, क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? चाहती हूँ आलोक शर्मा जी, 70 पर लड़कर अगर 19 सीटें जीतती है कांग्रेस तो ग्राउंड पर जाकर अपने आप को मजबूत कीजिए, बजाय इसके एंकर को टारगेट करने के। हाँ, सुनाइए, एंकर पर टिप्पणी नहीं। आप लोग क्या हैं? चित्रा जी सुनिए जरा, मैं टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपने शुरू की कि कान खराब है आपके, ये टिप्पणी आपकी थी। आपने पूछा कि ये बीजेपी का सवाल है या चित्रा त्रिपाठी का सवाल है? पूछा कि सवाल तो मेरा था ना, मैं पूछ रही थी, तो आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी आलोक शर्मा जी, आप गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं। गलतफहमी किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं होना चाहिए कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और ऐसा बर्दाश्त करेगा और सहेगा।
मुद्दे पर बात कीजिए। चित्रा जी, बिहार की एंकर- जनता सुन रही चित्रा है, जी, प्लीज। एंकर आलोक से- जी, मुद्दे पर चित्रा जी एंकर बिहार से के मुद्दे पर। चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने था साफ पूछा शुद्ध कि हिंदी सवाल में। आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बीजेपी का बताऊं सवाल क्या क्या कैसे हो खराब गया? है? सवाल मैं पूछ रही हूँ बीजेपी बहुत का दिक्कत हो और जाएगी, बीजेपी वापस जब आ सवाल जाएंगे। पूछोगे सर, अरे अगर आलोक मैंने शर्मा जी, clarification- धमकी देना क्या देखिए, दिक्कत हो मैंने- जाएगी? क्या दिक्कत देखिए, हो मैं- जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? सोनिए, आप सोनिए, धमकी मत छोड़ दीजिए दीजिए। आलोक शर्मा जी। आप लोग शर्मा जी, सरकार धमकी मत में- दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? वापस आते हैं, मुद्दा गंभीर है, आप मुझ रुकिए पर इस तरह की जरा। टिप्पणी आप नहीं लोगों कर को सकते। मैं सुधांशु तो जी, वो साफ जो कह बात रहा कह हूं, रहे थे उस पर आप जवाब दे दीजिए प्लीज। एंकर इलेक्शन पर कोई बात कमीशन- नहीं होगी। आप जल्दी से कोई अपनी बात नहीं, मैं बात उत्तर खत्म कीजिए, मैं जाऊंगी मैं सुधांशु उत्तर जी दे के पास। देता हूं। बोलिए प्लीज। अरे भाई, एंकर इस लायक है ही नहीं कि एंकरों के ऊपर बात हो। बहुत वापस आता शुक्रिया हूं। सर, बहुत से आप एंकर पूरे ऐसे हो लायक गए हैं, आप पूरे देखिए- लायक हैं। आगे आगे बोलिए सर। आप अरे भाई, विपक्षी प्रवक्ता भी बन देखिए, मुझे जाइए, लगता है- एंकर की कुर्सी पर भी बैठ जाइए सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आलोक जी, टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर प्लीज। मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप लोग। वापस आता हूं। देखिए, आज पूरी तरह से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चल रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नोटबंदी के बाद वोटबंदी की तरफ बिहार को धकेला जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वोटों की चोरी होकर सरकार बनाई गई, आज भी तमाम केसेस चल रहे हैं हरियाणा के। क्या हुआ उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का नहीं लेके आइए कि कितने वोट कहां कहां पड़े, आप नहीं देंगे। और ये गुजरात के चुनाव में भी हुआ था, जब वडोदरा के अंदर 5 बजे के बाद 15-15 हजार वोट डल गए, तो भाई वो लोग कहां खड़े थे? इतने लोग तो वहां उस पूरे उसमें अगर कैंपस में खड़े होने की भी जगह हो तो नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगा। इस विपक्ष का गला दबा दें आप सब मिलकर, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दें आप लोग। बिल्कुल, जब भी बात करो वर्तमान की तो 47 पे चले जाएंगे, इमरजेंसी पे चले जाएंगे। हम तो साफ साफ पूछ रहे 2019 के मिलान कब कब हुए, नहीं पता किसी को। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप नहीं देंगे, हम साफ कह रहे हैं कि अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सब कुछ बंधक बना लिया गया है। सुधांशु जी ने 50 गौर साल से पहले कांग्रेस का किसी के सवाल माँ बाप सुन की लिया अगर है। सुधांशु मृत्यु जी हो इस गई, पर जवाब देंगे, लेकिन एंकर के बायकॉट को लेकर आपने टिप्पणी कर दी सर। जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को, एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट अरे भाई, एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस किस एंकर में कितनी ताकत है। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हारते हैं और जीतते हैं। हम तो आप चले जाइए, जनता के बायकॉट, जनता क्या सबक सिखाती है आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सुधांशु त्रिवेदी जी, वैसे एक बात मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, 50-55 साल इस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी तो ठीक है, गजब है भाई। नहीं सुधांशु जी, अरे भाई आलोक जी, जब मुझसे प्रश्न पूछा गया तो मैंने नहीं पूछा है सब्जेक्ट कांग्रेस का है, नहीं, खैर छोड़िए। 55-56 साल इस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी कांग्रेस, जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ और मल्टीपल चैनल्स आए, दर्शक याद करें 97 में आए, उसके बाद से इनका कभी बहुमत मिला ही नहीं। जब से वोटर आईडी कार्ड आए, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से सीसीटीवी आए, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। जब से मतपेटी लुटनी बंद हुई, कांग्रेस को बहुमत मिला ही नहीं। और लायक और नालायक की तो मैं बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, पर पूरा देश देखता है कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कितना लायक है कि 140 साल में सबसे बुरे दौर में पार्टी खड़ी है, और हमारा नेतृत्व कितना लायक है कि 72 साल के सबसे अरे भाई, इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है, कांग्रेस के वर्तमान हालात पे हो रही है। मैं सिर्फ यह प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब हम नहीं देते हैं। अरे मीडिया के बचाव में बीजेपी आगे खड़ी हो गई है। मेरी बात की धज्जी उड़ा इलेक्शन कमीशन को मीडिया बचाएगा। नहीं, मैं चित्रा जी को बचाने के लिए अब सुधांशु आपके जमाने में तो मीडिया क्या हो, तो बिल्कुल टोटल मतलब स्वतंत्र मीडिया हो गया, इसलिए कांग्रेस हार रही है। आलोक शर्मा जी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंकर जो एक पदाधिकारी बन के बैठी हुई हैं किसी बड़े पार्टी में,
कहीं उनके ऊपर तो निशाना साधने के लिए चित्रा त्रिपाठी का सहारा नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो इस बात का डर है। एनीवे, मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करती हूँ। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी, लेकिन देश देख रहा है कि मीडिया क्या कर रहा है। लाइटें रोकिए सर। उन लोगों ने भी चुनाव लड़ा था, एंकर ने चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा जी, मुझे लग रहा है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सुधांशु जी प्लीज उनके सवालों पर, वोटर लिस्ट पर। ठीक है, चुनाव में हार और जीत होती है, लड़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं अब पत्रकार के रूप में बोल देना चाहता हूं। नहीं, मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं, लेकिन पत्रकारों को बीजेपी बताएगी पत्रकार थे और बीजेपी को पत्रकार बचाएंगे। हम यही तो कि मैंने कांग्रेस की इतनी खिदमत की। चित्रा जी ने शो में क्या तरीका है भाई? अब भैया, अब क्या तरीका है? ठीक है चित्रा जी, मैंने हाँ सर, आपकी कान ठीक है, मैं मान गई। मैं बता देना चाहता हूं, दिल पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। आपने गलत टिप्पणी आपने की थी, मैंने उसका जवाब देके खत्म कर दिया। आप मुद्दे पर आ जाते हैं। पहले शुरुआत आपने की, मैंने शुरुआत की, आपने खत्म कर दिया। खत्म करते हैं ना सर, अभी वोटर लिस्ट का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुधांशु जी जवाब देंगे। आरजेडी के लोग सड़क पर उतरकर लगातार इस मुद्दे पर वोटर लिस्ट पे जवाब देता हूं। जाना है प्लीज सुधांशु जी, वोटर लिस्ट पर। लेकिन सुधांशु जी ये सवाल तो है ना, नहीं सुधांशु जी ये सवाल तो है ना। देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी मांग है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान तत्काल रोक दिया जाए और चुनाव के बाद ये काम कराया जाए। असदुद्दीन ओवैसी आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जिन मतदाताओं ने 2024 में वोट दिया, 2025 में उनसे उनकी पहचान क्यों पूछी जा रही है? वाजिब सवाल है सुधांशु जी। दो बातें मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नंबर 1, हर लोकसभा चुनाव से पहले और हर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। इस पे कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव से पहले आज ये कह रहे हैं बात पूरी हो जाए प्लीज आलोक जी, उनकी ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ महाराष्ट्र में। मैं पूछना चाहता हूं, पूरी बात हो जाए। आलोक जी क्यों आज आप कर क्या रहे हैं सर? ये बीच में बार बार डिस्टर्ब मत करिए। उससे जो भी हो रहा हो, पार्टी में आपका नंबर बढ़ रहा हो पर पब्लिक में पार्टी का नंबर कम होता है। छोड़ के जब मेरे कानों पे आई तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मुझे महाराष्ट्र में यह बताइए कितने प्रतिशत आपके लोगों ने कंप्लेन की? अरे भाई, जो सैनिक वहां पे खड़ा है सीमा पे, वो तो बोल नहीं रहा कि गोलाबारी हुई। ये हियात बाइक के बोले दे रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है। फिर राहुल गांधी जी को अचानक 6 महीने बाद कहां से अंतः प्रेरणा हुई जो उनके 1 लाख बूथ वर्कर्स को नहीं हुई? चलिए, इसके अलावा आपके वहां बस्ते भी तो लगे होंगे ना। हर बूथ के ऊपर आपके कम से कम 8-10 कार्यकर्ता बाहर खड़े होंगे जो आपके मतदाताओं के लिए पर्ची काटते होंगे। उनको भी नजर नहीं आया है? ना उन्होंने कोई वीडियोग्राफी, छोड़िए वो तो बाहर तो कर सकते हैं ना मोबाइल पे। ना उन्होंने लिखित रिपोर्ट की, ना कोई ओरल रिपोर्ट की, ना मीडिया में रिपोर्ट की, ना वीडियोग्राफी की। और अचानक 6 महीने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ओहो अब ये गड़बड़ नजर आ रहा है। और चित्रा जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं चुनाव आयोग कितना गड़बड़ काम करता, मैं देश को बताना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग कश्मीर में बड़ा अच्छा काम करता, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता, हरियाणा में गड़बड़ कर देता है। क्या बताएं, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तर प्रदेश गड़बड़ कर देता, बिहार गड़बड़ करता, फिर बंगाल में बड़ा अच्छा काम करता है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात में क्या बताएं, लगातार गड़बड़ कर रहा है, फिर महाराष्ट्र गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में गड़बड़ कर देता है, पर फिर तेलंगाना में बड़ा अच्छा काम करता है, कर्नाटक में बड़ा अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में बड़ा अच्छा काम करता है, केरल में बहुत अच्छा काम करता है। और मैं एक और बात बता दूं, अमेठी में जब 3,52,000 से जीतते हैं राहुल गांधी जी, तो बड़ा अच्छा काम करता है। मगर वहीं जब इनके प्रत्याशी महाराष्ट्र में विधानसभा में हार जाते हैं तो बड़ा बुरा काम करता है। मेरे विचार से देश की जनता को वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो संज्ञा राहुल गांधी जी को दी जाती थी, जिसे बोलना मना कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं अपनी सुविधा के अनुसार ये एक साइन कार्ड ड्रॉ करते ऐसे, यहां अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा वहां बुरा, यहां अच्छा वहां बुरा। तो मैं अपनी बात पे कायम हूं। इमरजेंसी की मानसिकता, अपनी चुनावी हार जीत तो मैं तय करूंगा कि चुनाव आयोग को मुझे मान्यता देनी है या नहीं। जिस राज्य में मैं जीतूंगा, 60% से अधिक वोट तेलंगाना में भी बढ़ा था। चैलेंज करके पूछता हूं आपसे, जितना प्रतिशत वोट बढ़ा है महाराष्ट्र में, उतना ही तेलंगाना में बढ़ा है। तेलंगाना हम जीत गए तो कोई बात नहीं है, महाराष्ट्र हम हार गए तो 6 महीने बाद हम उठ के बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाई साहब आप हकीकत को समझिए। और एक लाइन में और कह दूं चित्रा जी, इन्हें कहां पे शक नहीं था। इन्हें भारत की सेना पे भरोसा नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक के समय, इनको भारत की एयरफोर्स पे भरोसा नहीं था
बालाकोट के समय। इनको भारत के मीडिया भरोसा नहीं, चुनाव आयोग को भरोसा नहीं, इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, इनको कोविड वैक्सीन के समय वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं। जब कोविड वैक्सीन आई तो कहते हैं कि हमें स्टैटिस्टिकल सर्वे दिखाया जाए 3 महीने में, उसका ट्रायल कैसे हो गया, इनको उस पर भरोसा नहीं। जब राम मंदिर आया तो इनको मुहूर्त पे भरोसा नहीं। मेरे भाई, अगर तुम भ्रम में ही जीना चाहते हो तो मैं एक लाइन कहूंगा, पुराने गाने की लाइन है ना कि इनके विपक्ष में तो यह हालत है, जिसको देखो वही आज मदहोश है। आज तो ये इंडी गठबंधन दीवाना गजब ढा गया। अरे भैया, पूरा भांग खा के बैठे वो, तुम्हें कौन। अच्छा, एक चीज बता दीजिए जिस पे आपको भरोसा रहा हो, तो हम बताएं चुनाव आयोग के भरोसे की बात कितनी जायज। आलोक शर्मा जी। जैन जिज्ञासु जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आरजेडी के युवा चेहरे हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इतना अगर दूध का धुला है तो अनिल मसीह अपनी सीट पर क्यों बैठा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही दूध का धुला है तो आडवाणी जी से लेकर तमाम लोगों ने ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही दूध का धुला है तो सैकड़ों केस न्यायालय में क्यों चल रहे थे। अब आती है विश्वास की बात। हमें तो सेना पर विश्वास है, लेकिन सरेंडर मोदी पर विश्वास नहीं है, और उसका कारण है कि आज तक एक भी जवाब सही तरीके से नहीं मिला। और उसका कारण है कि न गृह मंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में पहलगांव के ऊपर नहीं की। विश्वास हटने का केवल सीधा कारण यह है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची, न मुझे पता चला और न चित्रा जी को पता चला, न देश को पता चला। पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कहां से आया, किसी को नहीं पता चला। वो गाड़ी किसकी थी, किसी को नहीं पता चला। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक कौन था, आज तक ये भी नहीं पता चला। सारा विश्व हमसे दूर हो गया, विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया। इसलिए हमें लगता है एयरफोर्स चीफ की बात के एक भी प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं होता है। और जिस तरह से तमाम लोगों ने, फौजियों ने ही, हमारे जिनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आपके सांसद ये कहने लगे कि वो दंगा भड़काने में इन्वॉल्व हैं, तो सोचिए कौन विश्वास करता है, कौन नहीं करता है। वैक्सीन के ऊपर आपने कहा वास्तव में फेज 1 का ट्रायल हुआ था और सेकंड का नहीं हुआ था, और ये बात सच है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुई। तो सुधांशु जी, आप अपने सवालों से अब बचकर नहीं जा सकते हैं। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि क्या ये 9-10 डॉक्यूमेंट जो आज मांगे जा रहे हैं, क्या बिहार में लोकसभा के चुनाव से पहले भी मांगे जा रहे थे क्या? पूरा हिंदुस्तान का मीडिया और पूरी तरह से बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं ये तो नॉर्मल रिवीजन है, नॉर्मल रिवीजन है। अरे भाई, वो यहां पर नई दिल्ली में बैठा हुआ हूं, केजरीवाल के चुनाव में इतनी कंप्लेंट्स गई कि एक एक सांसद के घर पर 100 वोटें जाली बनी, असली बनी, नकली बनी। 2 महीने में 100 लोग कहां से चले आ गए। आज सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बचाएगा कौन इलेक्शन कमीशन को? जो इलेक्शन कमीशन आपकी सरकार बनवाने में मदद करता है, जो मीडिया आपकी सरकार बनाने में मदद करता है, आप उनको बचाएंगे और वो सब आपको बचाएंगे। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन? 1 महीने के अंदर बिहार के अंदर सारा वेरिफिकेशन 8 करोड़ लोगों का 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन पहले भी 13 बार सेम यही प्रक्रिया हो चुकी है इस देश में। अंतिम बात कह रहा हूं, बिहार में भी 2003 में हो चुकी है। 31 दिनों का समय लगा था, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। ठीक है सर, लेकिन आपके सवाल वाजिब है। चुनाव में जाएंगे तो पारदर्शिता होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। आप, हाँ, जैन जिज्ञासु आरजेडी की युवा चेहरा हमारे साथ, एक भी टिप्पणी नहीं। अंतिम बात कह रहा हूं, अंतिम बात जल्दी से। चित्रा जी, मैं कहता हूं, आखिरी बात मैं कह रहा हूं, केवल अंतिम बात 10 सेकंड दे दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया महाराष्ट्र का, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जो वोटर आईडी वाली जो हमारी लिस्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अभी नहीं दे सकते, उसमें 1 महीने का टाइम मांगा। अरे भाई, आपको वोटर लिस्ट देने में 1 महीना लगेगा, 1 साल तक हम मांगते रहे। बिल्कुल, लेकिन आप 1 महीने के अंदर बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बार बार चूंकि तमाम संस्थाओं के साथ आप मीडिया को भी लपेटे में ले रहे हैं, तो 2 लाइन कहते हुए जैन जिज्ञासु के पास जाते हुए, आपको पता है बिहार में आपकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी? 1990 के पहले। उत्तर प्रदेश 2027 में, सुन लीजिए मेरी बात, जहां पर आपके 2 विधायक हैं, 403 विधानसभा अगर नहीं बनी, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक है। 1984 में बनी थी कांग्रेस की। अगर मैं बात करूं 70 साल लग गए बीजेपी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया।
गुजरात में 1995 के बाद है ही नहीं। सरकार बनाने में और उसका सर क्या आप जवाब ऐसी है? बातें करते हैं मीडिया ये का। कौन सी बात है भाई? मेरी तो उम्र भी नहीं है जब से आप चित्रा जी, मैं समझता गायब हूं हैं कि- पश्चिम बंगाल से उतनी। चित्रा जी, मैं सर खुद समझता के हूं भीतर कि- भी मैं झांक समझता कर देख हूं लिया कि करिए। आज और की इस तरह वर्तमान की बातें बात करके होनी ना सर, चाहिए। नहीं मीडिया को मत लपेटे में लाइए ना। 40 सालों से आप बड़े बड़े राज्यों में नहीं है, नहीं, मीडिया आप तब से अगर थोड़े मेरे ना कान के फेवर पीछे कर रहे हैं। कान यहाँ पर इस ठीक तरह है, की खराब फालतू है के तो इल्जाम जरूर लगाते हैं मीडिया को सर आप। लपेटे में लिया पता नहीं आ जाएगा। जाते आप मीडिया को लेकर। जयंत मीडिया जिज्ञासु पूछेगा जी, कि आम जयंत चूस कर जिज्ञासु, खाते हैं कि जयंत काट कर जिज्ञासु खाते हैं, जी, तो जरूर मीडिया सर के ऊपर आपको सवाल उठाए नरेंद्र जाएंगे। मोदी का वही सवाल वही फ्रेम अच्छा लगा तो कुछ नहीं किया जा सकता आपके चश्मे का। आपको वही अच्छा, आम का सीजन चल रहा है, अब वही फ्रेम आपको अच्छा लगा, मैं क्या कर सकती हूँ। जयंत जिज्ञासु जी, क्या हासिल होगा? वोटरों को जागरूक करने के बजाय क्या भ्रम फैलाने का काम आरजेडी नहीं कर रही है? जयंत जिज्ञासु जी। देखिए 26 मिनट के बाद मेरा वक्त आया है, तो जितना वक्त आपने बाकी मेहमानों को दिया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे भी उतना ही अवसर आप देंगी। नहीं, पहले चुनाव आयोग जागरूकता, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया करता था। अब चुनाव आयोग जो है ये मतदाता निद्रा अभियान चला रहा है, और यही दुश्वारी का सबब है। इनके विज्ञापन जो पूरे पन्ने का छपता है अखबार में, उसमें कुछ और रहता है, और चुनाव आयोग का निर्देश कुछ और रहता है। जो फॉर्म 6 है, जो वैध वोटर का मतदाता सूची में जुड़ने के लिए भरा जाता है, उसमें चुनाव आयोग द्वारा जो निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज थे उसको मान्य नहीं माना जा रहा है, और पूरे बिहार को आपने सड़क पर खड़ा कर दिया है। तो आप मेरी बात नहीं माने, आप बाकी की बात नहीं माने, आपके रिपोर्टर को आप भेजें गांव-गांव में, और कितने मुश्किल का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ये क्या बताया गया कि 4 करोड़ के आसपास बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं, 3 करोड़ तो पंजीकृत मजदूर हैं। उन लोगों को वो 2 बार कैसे आएंगे, एक बार वोट डालने और एक बार अपना नाम जुड़वाने के लिए? आप उन पर कितना बोझ डाल रहे हैं, ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। बताया गया कि आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको मालूम है कि इस देश में कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड, हर कोई ऑनलाइन कल्चर में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है। और इस देश का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, यह तय करना गृह विभाग का काम है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार के बीच कोई आंतरिक गठबंधन हो गया है। और बार बार हम लोग मौलिक सवाल की ओर इशारा करते हैं कि इस देश में या दुनिया की किसी भी जमहूरियत में जनता सरकार को चुनती है। इस देश में एक अजूबा खेल हो रहा है कि सरकार जनता चुनना चाह रही है, मनपसंद जनता चुनना चाह रही है, मनमाने तरीके से जनता चुनना चाह रही है। और इसके उसमें पहले भी चुनाव तो हुआ आयोग है। को एक 2003 में कौन सी टूल बीजेपी बना थी रही है। जिसको चुनने के लिए चुनाव आयोग सामने आया था जब 31 दिनों में वेरिफिकेशन हुआ था? और जयंत जिज्ञासु जी, एक और सवाल है, और ये सवाल बेहद गंभीर है, आप ही से ये सवाल है। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। हमने सीए एनआरसी को लेकर जिस तरह का भ्रम देखा, सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमानों के साथ ये होगा वो होगा, दंगे भड़के, 65 से ज्यादा लोगों की जान चली गई उन दंगों में। सीए लागू हो गया, आप बताइए किस मुसलमान की नागरिकता छिनी है? कितना माहौल आप लोगों की ओर से बनाया गया था? क्या उसी तर्ज पर यह माहौल भी नहीं इस समय मौजूदा वक्त में तैयार किया जा रहा है? जयंत जिज्ञासु जी। चित्रा जी, माहौल हम नहीं बनाया करते। अगर कोई विभेदकारी संहिता है, यह देश तो क्या कहता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर चित्रा जी आपके घर पर कोई मेहमान जाए तो आप उसका मजहब नहीं पूछती हैं। दुनिया भर में अगर कोई सताया गया है या भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है तो हम जैन को देंगे, बौद्ध को देंगे, पारसी को देंगे, हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो मुसलमान क्या पाकिस्तान में ऐसे कई मुसलमान होंगे, दूसरे मुल्कों में कई मुसलमान होंगे जो वहां सहज नहीं महसूस करते होंगे, भारत आना चाहेंगे, क्यों आप नहीं उनको नागरिकता देंगे? तो इस आधार पर विरोध हो रहा था। दूसरा कि चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड है स्वयं में, यह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड नहीं है, बल्कि बहुत कुटिल रणनीति के तहत कंफ्यूजन फैला रहा है बिहार के लोगों के बीच में। और कहा क्या 28 जून को कि 1 लाख स्वयं सेवक लगाकर हम इस काम को जल्दी करवाएंगे। आपने 2003 की बात कही थी, 31 दिन में नहीं, 2 वर्ष लगे थे। 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव, और 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ।
और उस 2003 के सघन पुनरीक्षण के बाद बिहार में 10 चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा के। पिछली बार जिन लोगों ने वोट किया, इस जनवरी में जो सूची जारी हुई वो सबको आपने अवैध कर दिया। और 28 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि हम 1 लाख स्वयंसेवक लगाकर इस काम को कराएंगे। 3 जुलाई को क्या कह रहा है कि हम 4 लाख स्वयंसेवक लगाएंगे। ये स्वयंसेवक के चयन का आधार क्या है? क्या यह आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, ये सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं? और चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के लोग जाकर चुनाव आयोग के लिए काम करेंगे। जिज्ञासु जी, किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? चुनाव आयोग खुद कबूल कर रहा है, चुनाव आयोग खुद कबूल कर रहा है। आपके पार्टी ने बीएलए नियुक्त किए हैं, 47,000 उनकी तादाद है, अपने आपके जो उनके साथ साथ जाएंगे हर जगह। जयंत जिज्ञासु जी, ये भी आरएसएस के लोग हैं क्या? जयंत जिज्ञासु जी, आपकी पार्टी के लोग हैं ना, वैसे ही चुनाव आयोग नियुक्त करेगा उन लोगों को। चुनाव आयोग को अच्छा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपका सवाल मैंने समझ लिया। चुनाव आयोग को अगर खुद अपने संवैधानिक होने का, अपने विश्वसनीय होने की परवाह नहीं है, अपनी साख की परवाह नहीं है, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप बताइए ना कि ये जो ईआरओ के हाथ में इतनी शक्ति देने की बात कल ही कही कि सुनिए ना, सिर्फ फॉर्म भरना है, सरकारी कर्मचारी होता है। अच्छा एक बात बताइए चित्रा जी, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। अरे गंभीरता कहां है इसमें? मुझे लग रहा है नीरज जी इसका जवाब देंगे, सुधांशु जी उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। ये बीएलओ और बीएलओ को लेकर नीरज जी को बाद में कराइएगा। सुनिए ना चित्रा जी, आप नहीं सुनिए, आप ईमानदारी से एंकरिंग कीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए कि चुनाव आयोग ने कल कहा कि आप फॉर्म भर दीजिए, आप मत दस्तावेज दीजिए, अभी आप जो है मत फोटो दीजिए अगर आपके पास पासपोर्ट साइज नहीं है। बाद में ईआरओ स्थानीय स्तर पर पता करेगा कि अमुक व्यक्ति वैध है या नहीं। आप चित्रा जी के साथ किन्हीं की नहीं बनती है, वो कहेगा ये वैध नहीं है, कटवा देगा, मिली भगत करके कटवा देगा। तो ये सारा खेल जो ये चल रहा है, इस पर हमारी आपत्ति है। और हम लोगों के समय में एक गोरेलाल यादव हुआ करते थे डीएम, उस चुनाव आयोग टीएन शेषन ने सिर्फ इसलिए चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया को यादव है। इस तरह से तो हम लोग साथ खेल होता था, फिर भी हमारी सरकार चलती थी। हम घबराए हुए लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। इस घबराहट और बौखलाहट में बीजेपी ने एक घिनौना खेल रचा है और इस खेल को हम जनता के बीच एक्सपोज करने जा रहे हैं। विरोधी दल अगर कुछ सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब मिलना जरूरी है ना नीरज जी? सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ, माफी के साथ। नीरज जी, सवाल का जवाब, इस सवाल को मैंने उठाया, उस सवाल का जिज्ञासु जी को जवाब अपने फेसबुक पोस्ट। क्या यह सही है, क्या यह सही है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में डुप्लीकेसी की शिकायत की थी? हाँ या ना में पूछिए, बोलिए जयंत जिज्ञासु जी, हाँ या ना? डुप्लीकेसी की शिकायत की गई, बाद में बोलूं। डुप्लीकेसी को हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए? इस पर क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर मैं बोलूं या बाद में बोलूं? आरोप लगाएगा, अभी बोल लीजिए। बोलिए, किया था शिकायत नहीं किया था? नीरज जी आप वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने यह शिकायत की और उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के नाम चुनाव आयोग में जाके प्रेजेंटेशन दिया, अखिलेश यादव लोगों के नाम बनाए गए, लोगों की आपत्ति आती है, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? सुनिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा? अब नीरज जी आप धैर्य क्यों नहीं रखते हैं? चुनाव आयोग ने कहा, अरे भाई आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं भाई। अरे चित्रा जी आप भी बोलती हैं और नीरज जी भी बोलते हैं। अरे बिहार की बात हो रही है, आप यूपी क्यों जा रहे हैं? बिहार पे की बात कीजिए ना। तेजस्वी जी ने शिकायत की थी, नहीं की थी? नीरज जी शिकायत की थी, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, बताइए करेंगे हाँ या ना में जवाब दे देते ना जयंत जिज्ञासु जी, यूपी जाने की जरूरत नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं? अब ठीक है, नीरज जी जवाब देंगे, हो गई बात। चित्रा जी आवाज डाउन कीजिए, नीरज जी जवाब देंगे, सुधांशु जी आएंगे। इसका मतलब ऑडियो डाउन का डुप्लीकेसी होने से इनको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 7.6 करोड़ मतदाता थे, 15 लाख से अधिक नाम डुप्लीकेसी में हटाए गए, तो आपने तो कभी आपत्ति नहीं व्यक्त किया। आपने इस बात की, गोरेलाल यादव की चर्चा की, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं की केजे राव जैसे अफसर को आके चुनाव करवाना पड़ा था बिहार में, और हर एक 3 मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स था। आपको सबको स्मरण होगा चित्रा जी, आप लोग भी उस समय जर्नलिज्म में थे, एंकरिंग कर रहे थे। आप बताइए केजे राव को क्यों भेजना पड़ा था इलेक्शन कमीशन को? क्या कारण था? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। दूसरा,
आप ये बार बार कहना कि आधार को आपने निराधार क्यों किया? अरे सुनिए तो, आप डाइवर्ट क्यों हो रहे थे? अब आप तो बोल रहे, आप बोले तो हम नहीं बोल रहे थे। दूसरा, आप बार बार बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं कर सकता है कोई। आपको मालूम होना चाहिए जिज्ञासु जी, ये बिहार है, यहाँ पर बिहार में जीविका की दीदियां हैं, वो समाज के दलित है, अति पिछड़ा समुदाय के अधिकतम है। 94% बैंक का ट्रांजैक्शन करती है। देश में सबसे ज्यादा जीविका की दीदियां बिहार के अंदर है। दूसरा, आप देखिए, एक ठेला वाला और सब्जी वाला भी अब पे फोन का इस्तेमाल करता है। तो आप कैसे कह देते हैं किसी के बारे में कि नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं। और हम यह केवल जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है अपनी कमजोरी दूसरे के मत्थे हम बढ़ रहे हैं? मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं। बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना आपकी जिम्मेवारी है। जब बूथ लेवल एजेंट आप नहीं बहाल कर पाइएगा तो पोलिंग एजेंट कहां से मिल पाएगा आपको? तो ये स्थिति है। पॉलिटिकल तो कितना 78,000 बूथ है, समझ लीजिए कितना अचीव किए, कितना अचीव किया। मेरा सवाल यह नहीं, मेरा सवाल यह है कि उसके बाद इन्होंने कहा भाई अभी जो दस्तावेज नहीं देगा तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद भी उसको टाइम है। ये कैसे कर दिए उसको वोटर बनने? अरे कौन वोटर बनने के अधिकार से किसी को वंचित कर सकता है? इस हिंदुस्तान का अगर नागरिक है, उसके पास प्रमाण है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये बात लोगों को के बीच प्रचारित करना, अपनी कमजोरी बताने कि बूथ लेवल एजेंट हम बहाल नहीं कर पाए, ठिकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं? तो आपको जो आप बताइए कि बिहार में इतना कम क्यों? कबूल कर लीजिए कि हम 2020 में हमने गलत शिकायत किया था। ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विरोधी दलों की ओर से जो शिकायत की गई उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा का पूरा खाका तैयार किया है। आलोक जी, आऊंगी, बहुत देर से सुधांशु जी हाथ उठा रहे थे। आधार कार्ड और राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल किया गया सुधांशु जी? इसको लेकर भी सवाल है। एक मिनट चित्रा जी, धीरज जी, एक मिनट बोल लीजिए। हाँ, एक लाइन में 30 सेकेंड। बोलिए। कल हमारी पार्टी जनता दल यू पूरे बिहार में हर एक पंचायत में, वार्ड में हम साइकिल से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि आप ये दस्तावेज है, ये प्रारूप है, ये तरीका है, आप लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होइए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको बंद करने का समय है, लेकिन आपके पास इस बात का समय नहीं है कि आप बूथ लेवल एजेंट बहाल करिए, आप जागरूकता का अभियान। ठीक है, आपने बंद की बात की है, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं, मैं कांग्रेस से सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, आधार कार्ड राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल किया गया है? आधार निराधार हो गया क्या? वो सवाल पूछ रहे थे। जी, आप मुझे कब मौका देंगे? देखिए, मैं इतनी देर से मैंने सबकी बात सुनी, मैं केवल संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, जिज्ञासु जी का यह दावा मुझे लगता है यथार्थ से बिल्कुल विपरीत है कि डिजिटल के थ्रू कोई व्यक्ति ऑनलाइन नहीं कर सकता। महोदय, 1 अरब से अधिक स्मार्टफोन है भारत में और लगभग 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, 80 करोड़ के लगभग ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है और 48% दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। तो मुझे लगता है हमें यथार्थ में जीना चाहिए आज के भारत का। दूसरी बात, आप लोग किस प्रकार का झूठ फैलाते हैं। अभी आपने बोला सीए के मुद्दे पर, तो सिर्फ एक फैक्ट बोल दूं, 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि जो सदस्य हैं वो नागरिकता पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को कैसे देनी है। उसमें लालू प्रसाद यादव जी भी सदस्य थे और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी उसमें सदस्य थे, प्रणब मुखर्जी सदस्य थे और उसने रिकमेंडेशन जानते क्या की है कि जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उनको सदस्यता नागरिकता देनी है और उसके पॉइंट नंबर 9 या 10 पे लिखा है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के उन्हें नहीं देनी है। इस पर लालू यादव जी ने साइन किए। यह होता झूठ का कारोबार। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो इन्होंने कहा कि मतदाताओं को लेकर जो खेल चल रहा है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, यूएसएड ने कई 100 करोड़ रुपए लगाए इस बात पर, यह बात फैक्ट उभर के सामने आया कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि यह कई 100 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए क्यों खर्च किए गए, यह समझ से परे है।
यानी विदेशी पैसा लाकर भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। जॉर्ज सोरोस ओपनली बोल चुका है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। और 2024 में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में इनके नेता आर्टिकल लिख चुके हैं, मोदी हैज टू गो। यानी पैसा संसाधन विदेश से लाकर खेला और वोटर बांग्लादेश से लाकर खेला, वो खेला एक्सपोज ना हो जाए, इसके लिए आज राजनीति में ठेलम ठेला हो रहा है। दर्शकों को यह बात समझनी चाहिए और जो मैंने फैक्ट बोला है, एक एक चीज फैक्ट के साथ बोली है। यूएसए, जॉर्ज सोरोस और बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखा गया आर्टिकल कि मोदी हैज टू गो। अरे भाई, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? इससे सारा खेला समझ में आता है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो हुई है, असम की धुबरी सीट पे हुई है। 10,25,000 वोटों से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं, जहां पर यह सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है भारत के इतिहास का। जहां यह माना जाता है सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है जिस इलाके में, वहां 10,25,000 से, यानी राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है। खेला समझना है तो बड़ी गहराई से समझना होगा और उस खेले का खेल खुल न जाए, इसके लिए छटपटाहट हो सकती है चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया को रोकने की। आलोक शर्मा जी, उनके सवाल आपने सुन लिए हैं, बीजेपी के उस पर भी जवाब। और सवाल यह भी है, वैध मतदाता ही अपनी पात्रता रखें, उसके लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया है ताकि अवैध वोटर को हटाया जा सके, तो फिर इस पर रोड़ा क्यों? आलोक, देखिए मुझे लगता है अवैध वोटर्स को हटाया जाए, इस पर किसी की आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात पर है कि वोटर्स को चुन चुनकर छांट कर हटाने का एक हथियार ढूंढ लिया गया। अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये कहती है कि आप अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कीजिए। अभी भी, इस समय पर भी, जिस समय पर हम चित्रा जी के साथ एबीपी न्यूज पर बहस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिहार में कहते हैं कि आधार कार्ड इनवैलिड है वोटर कार्ड के लिए। ये जो दो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, ये विरोधाभासी हैं कहीं ना कहीं। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुधांशु भाई ने कही, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस देश के अंदर 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो, 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हों, नोटबंदी में कितने पैसे आए उसको बताने में 1 साल लग गया इस निकम्मी सरकार को, इस निकम्मे आरबीआई को। आज तक नहीं पता चला, वो भी परसेंटेज में बताकर भाग गए। दुर्भाग्य यह है कि जहां तक बात एक से एक फैलाते चले जाइए आप, डिजिटल है सब कुछ। ये इलेक्शन कमीशन इतना निकम्मा हो गया है क्या कि 11 अप्रैल का चुनाव हुआ और 30 अप्रैल को जाकर वोट परसेंटेज बताया? ये इलेक्शन कमीशन के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्या? इनके पास स्मार्टफोन नहीं है क्या कि ये 10-10 दिन के बाद वोट परसेंटेज बढ़ा देते हैं? कहां से होता है? जब वहां पर जब ईवीएम बंद होती है तो उस समय पर जिस तरह से फॉर्म भरा जाता है और उस पर सबके साइन होते हैं, उसके बाद काउंटिंग से 2 घंटे पहले कौन सा इंटरनेट कनेक्शन काम करता है जो वोट परसेंटेज बढ़ा देता है? हमारा सवाल यह है, ईवीएम में 99% बैटरियां क्यों पाई जाती हैं? किसी का जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब शेर व शायरी करने लगे तब कुछ नहीं पता चलता कि कहां क्या हो रहा है। सब्जी वाले के पास तो इंटरनेट कनेक्शन है, पर इलेक्शन कमीशन निकम्मा हो गया बिल्कुल, इनके पास कुछ नहीं है। इनको 19 दिन लगते हैं कि वोट परसेंटेज बताए जाएं। बात आती है कि सवाल उठाना हमारा काम है। नोटबंदी पर भी सवाल उठाए थे और तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि ये सारा नोटबंदी का पैसा कांग्रेस के पास ही है, इसलिए शोर मचा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, वो स्विस बैंक में 3 गुना खाते हो गए, 3 गुना पैसा, वो इंटरनेट कनेक्शन जब कहां चले जाते हो, पैसा कैसे जा रहा है वहां पर? मोदी जी उसकी जांच नहीं करेंगे? यहां पर जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ, मोदी जी के ड्रोन काम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाओ तो मिर्ची लगती है बीजेपी और मीडिया को। सुधांशु जी, देखिए, झूठ कैसे बोला जाता मैं फिर एक्सपोज करता हूं। आज मैं दर्शकों से कह रहा हूं, सहज बुद्धि की बात करिए। आपके हर बूथ के ऊपर जिस दिन वोटिंग खत्म होती है कितना वोट पड़ा, ये तो सबको साइन करना पड़ता है, उसके बाद सील होती है वो। तो क्यों नहीं आपके सारे जो बूथ पे उसके बाद बढ़ कैसे जाते हैं वोट परसेंटेज? उसने अपने यहां मैसेज किया होता। अब सुनिए, आपने हमने सर कितना वोट पड़ा, अब बात तो सुनिए ना, ऐसे मत करिए, दर्शकों को साफ समझ में आएगा। सबको अपने अपने विधानसभा में भेज देना चाहिए था। आपके जो विधानसभा के चीफ है, इस विधानसभा में इतना वोट पड़ा, और उनको लोकसभा में भेज देना चाहिए था, और आज आपको दिखा देना चाहिए था। देखो भाई, हमारे लोगों ने काम भी विपक्ष है, इलेक्शन कमीशन ये काम भी नहीं करेगा। आयोग ने ऑथेंटिक सिग्नेचर, इतना प्रतिशत वोट है,
और ये मगर कागज नहीं दिखा पा रहे। अरे भैया कागज नहीं दिखाना है, न वक्त में दिखाना है, फुटेज न सीए में दिखाना है, न एनआरसी में दिखाना है, न चुनाव आयोग में दिखाना है। इसीलिए सवाल नहीं उठाना है, बवाल उठाना है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। दिखा दीजिए ना कि हमारे बीजेपी बचाव में उतर जाती है। इतने वोट बताए थे, इतना वोट प्रतिशत होना चाहिए था, अब लो मतलब ये काम भी विपक्षी करेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। तो कहा था क्यों नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन? अपनी बात पूरी कर लें सुधांशु मगर जी, डुप्लीकेट वोटिंग के दम पर ही चुनाव जीतना है। सुनिए आलोक जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। जो आपने कहा परिवर्तन होता है, जब ईवीएम थी उसके बाद वीवीपैट आया कि नहीं? आज वीवीपैट से मिलान होने के बाद भी वही रिजल्ट आ रहा है। एक भी वीवीपैट से मिलान हुई बताइए एक बूथ में जिसमें गड़बड़ निकला हो? इसीलिए कहते हैं वीवीपैट से अगर कमांड जा सकती है तो वोट परसेंटेज भी चेंज हो सकता है। कि एक मैंने अभी एग्जांपल नोटबंदी का दिया, बताइए ना नोटबंदी में कितना पैसा वापस आया? अपने बूथ वर्कर का डाटा दे पा रहे हैं, ना वीवीपैट के साथ कोऑर्डिनेशन का बता पा रहे हैं। मतलब ये काम विपक्ष करेगा भाई, गांधी बोल कमाल रहे है भाई। और एक तरफ कह रहे हैं एक्स्ट्रा वोटर ऐड हो गए, जब कहो वोटर्स की जांच करो तो वो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आपको यह है कि सवाल नहीं बवाल होना चाहिए। आप सवाली नहीं बवाली है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि तमाम सवालों का सामना करे और एक पारदर्शी व्यवस्था भी यहां पर सुनिश्चित की जाए। लेकिन तमाम राजनेताओं की भी यह जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का आम पब्लिक में भ्रम नहीं फैले और हम जनता को जागरूक करें ताकि वो अपने कागज दिखाने के लिए आगे आए, और अगर कागज नहीं है तो उसको बनवाने के लिए हम उनकी मदद करें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला किया है। लालू प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा चुनाव आयोग कहा। बीजेपी चुनाव आयोग की बिहार चुनाव को लेकर तैयारी है। पीएम की तस्वीर भी पोस्ट की और ये लिखा कि भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त लालू यादव का चुनाव आयोग पर बीजेपी पर जबरदस्त हमला। ये लड़ाई अब आगे यूं ही बढ़ती रहेगी। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।